दुनिया पर मंडरा रहा मंदी का खतरा। मंदी की चपेट में आया अमेरिका। चीन में भी मंदी ने दी दस्तक। मंदी को लेकर भारत में दिखा डर। क्या फिर से दोहराई जाएगी साल 2008 की कहानी? क्या फिर से भारत दिखाएगा अपनी ताकत? क्या होगा मंदी के खेल का भारत पर असर? दोस्तों, इन दिनों मंदी की चर्चा काफी जोरों पर है। हमारे पड़ोसी देशों से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उथल पुथल मची हुई है। मंदी की आशंका गहराती जा रही है। अमेरिका 4 दशकों की सबसे अधिक महंगाई से जूझ रहा है। पिछली 2 तिमाहियों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जा रही है। चीनी अर्थव्यवस्था में भी आंकड़े सुस्ती के संकेत दे रहे हैं और यूरोप के देशों में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। वहीं भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान IMF के कर्ज के लिए मिन्नतें कर रहा है। वैश्विक मंदी को लेकर रोज नई नई बातें कही जा रही हैं और अब भारत में भी इसका खौफ देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आर्थिक मंदी आने के दावे किए जाने लगे हैं। खासतौर से विपक्ष के कई नेता आने वाले समय में मंदी की आशंका जाहिर करने लगे हैं। तो क्या वास्तव में साल 2008 जैसी मंदी फिर से देखने को मिलेगी? क्या ये भारत के लिए भी खतरे की घंटी है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत भी बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों की लाइन में खड़ा हो जाएगा, या फिर वो अपने साल 2008 के इतिहास को फिर से दोहराएगा, जहाँ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई थी लेकिन भारत मजबूती से खड़ा रहा था? आखिर क्या होगा आने वाले दिनों में? हम बर्बाद होंगे या फौलाद बनेंगे? आखिर क्या होगी भविष्य की कहानी? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में मची मंदी के हाहाकार के बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये मंदी क्या होती है, जब ये मंदी आती है तो कैसे पता चलता है और इसका किसी देश पर क्या असर होता है और वहाँ की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से दुनिया में कई ऐसी परिस्थितियां रही हैं जिनके चलते आज दुनिया के कई देश मंदी के कगार पर खड़े हैं। पहले US चीन ट्रेड वॉर के चलते वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई। उसके बाद कोरोना महामारी ने आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से जकड़ दिया। लॉकडाउन लगाए जाने से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। इस दौरान आर्थिक पैकेज के नाम पर देशों को भारी पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी आने ही लगी थी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और फिर से विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर भारी चोट पड़ गई। इस भारी भू राजनीतिक तनाव के चलते वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कमोडिटीज की महंगाई चरम पर पहुंच गई है और शेयर बाजार धड़ाधड़ गिरने लगे हैं। अब महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में लगातार इजाफा कर रहे हैं, जिससे कर्ज काफी महंगा हो गया है। इन सब परिस्थितियों का परिणाम है कि अब दुनिया मंदी की कगार पर खड़ी है। वैसे हर देश में मंदी के आधिकारिक ऐलान की प्रक्रिया अलग हो सकती है। जैसे कि अमेरिका में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च नामक अर्थशास्त्रियों का समूह है, जिसकी बिजनेस साइकिल डेटिंग कमेटी ये फैसला करती है कि आर्थिक गतिविधियों में मंदी कहे जाने लायक कमी हुई है या नहीं। मंदी अर्थव्यवस्था में गिरावट की एक लंबी अवधि होती है। जब अर्थव्यवस्था चरम पर होती है तो ये शुरू होती है और जब अर्थव्यवस्था बॉटम लेवल पर आ जाती है तो ये बंद हो जाती है। मंदी आने पर बेरोजगारी बढ़ जाती है, शेयर बाजारों में गिरावट रहती है और वेतन भत्ते घटने लगते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि जब किसी इकोनॉमी में लगातार 2 तिमाहियों में GDP ग्रोथ घटने लगे तो उस इकोनॉमी में टेक्निकल रूप से मंदी की बात कही जाती है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका में टेक्निकल रूप से मंदी ने एंट्री कर ली है। यहाँ पिछली 2 तिमाहियों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसके बाद यूरोपीय यूनियन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भी मंदी की चपेट में होंगे। इतना ही नहीं, दुनिया में मंदी की आहट के साथ ही दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों ने छटनी भी शुरू कर दी है। रेवेन्यू के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट ने हाल में अपने 200 कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही चीन की दिग्गज टेक कंपनी अलीबाबा ने बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छटनी की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने करीब 10,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कंपनी ने जून तिमाही में भी 9,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया था। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स मार्केट है, लेकिन इकोनॉमी में सुस्ती के कारण खपत में कमी आई है। इन सब कारणों से अलीबाबा कंपनी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ा है, जिसके चलते कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है। लेकिन इन सब के उलट भारत में स्थितियां उतनी बिगड़ी नहीं दिखती हैं। बेशक यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरें बढ़ाई हैं, जॉब मार्केट कमजोर हो गया है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में मंदी का सवाल ही नहीं है। इसके पहले RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था कि भारत की स्थिति मजबूत है, उसके पास हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मुद्रा भंडार है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ एक ऐसा पैरामीटर और भी है जो मंदी ना आने के संकेत देता है।
वो है अंडरवियर और टी शर्ट्स की बिक्री। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख एलन ग्रीनस्पेन के मुताबिक पुरुषों की अंडरवियर की बिक्री से मंदी का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन ये कैसे होता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। एलन ग्रीनस्पेन की थ्योरी बड़ी सिंपल थी। ग्रीनस्पेन के मुताबिक पूरे साल पुरुष अंडरवियर की बिक्री कमोबेश एक जैसी रहती है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है जब इसमें गिरावट आती है, और यही वो टाइम होता है जब पुरुष इतने फाइनेंशियल दबाव महसूस करते हैं कि वो अपनी अंडरवियर को भी नहीं बदलते हैं। इसी गिरती बिक्री को ही एलन मानते हैं मंदी की दस्तक का संकेत। अगर ग्रीनस्पेन की थ्योरी को पैरामीटर मानकर भारत पर लागू किया जाए तो यहाँ की स्थिति मंदी के संकेत नहीं देती है। इसके लिए कुछ अंडरवियर ब्रांडों को लेना होगा और जॉकी इसके लिए अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। दोस्तों, देश भर में जॉकी के 1 लाख से ज्यादा आउटलेट्स हैं। इस अंडरवियर को बनाने और बेचने का लाइसेंस पेज इंडस्ट्रीज के पास है। वहीं इसकी बिक्री की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले जनवरी से मार्च 2022 के दौरान पेज इंडस्ट्रीज की बिक्री 26% बढ़ी है। ये तब है जब उसने साल के दौरान कीमतों में 13% की बढ़ोतरी की। कॉटन की कीमतें बढ़ने के कारण अंडरवियर के दाम बढ़ाने पड़े थे। वहीं दूसरे इंडिकेटर यानी टी शर्ट की बात करें तो इसके लिए बी मार्ट को लेते हैं। यहाँ भी कंपनी के रेवेन्यू में 30% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी वित्त वर्ष 2022-23 अपने स्टोर्स की संख्या में भी इजाफा करने के बारे में सोच रही है। अभी इसके 380 स्टोर्स हैं, इसमें और 60 स्टोर जोड़े जा सकते हैं। अगर अंडरवियर और टी शर्ट को भी संकेत मान लें तो भारत फिलहाल तो मंदी की जकड़न में नहीं घिरने जा रहा है। ये भी सच है कि अंडरवियर और टी शर्ट की बिक्री पर और भी कई बातों से असर पड़ सकता है। ऐसे में इसे अर्थव्यवस्था में मंदी के ठोस संकेत के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ की युवा आबादी वरदान है। कोरोना महामारी के प्रभाव से धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था बाहर आई है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि विकसित देशों में मंदी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हो सकती है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आने पर वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में नरमी आएगी। इनकी कीमतें गिरने का सीधा असर ये होगा कि भारत में महंगाई में कमी आएगी। इस तरह अमेरिका जैसे दुनिया के बड़े देशों में आने वाली मंदी भारतीयों को महंगाई से निजात दिला सकती है। भारत के लिए इस समय महंगाई बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीते कुछ समय में धातुओं, खाने के तेल और क्रूड ऑयल की कीमतों में वैश्विक स्तर पर काफी गिरावट आई है। इसका असर देश में भी देखने को मिल रहा है। धातुओं की कीमतों में गिरावट आई है और खाने के तेल के खुदरा भाव भी घटे हैं। सरकार पेट्रोल डीजल पर भी धीरे धीरे टैक्स घटा रही है। भारत के नजरिए से सबसे अच्छी बात यह रही कि वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी कमी आई है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है। क्रूड ऑयल के वैश्विक दाम $100 प्रति बैरल के करीब आ गए हैं। इससे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने की संभावना है, जिससे दूसरी वस्तु की कीमतें भी कम होंगी। इसके साथ ही आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा है तो देश में श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात नहीं बनेंगे। हालांकि भारत पर विदेशी कर्ज तो है, लेकिन ये दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। महंगाई का दबाव इस वक्त पूरी दुनिया में है। सबसे ज्यादा महंगाई खाद्य पदार्थों और ईंधन में है। रिजर्व बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है, लेकिन इससे आने वाले वक्त में महंगाई जरूर कम होगी।